करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड 1 फरवरी है, हमारा बजट का दिन होता है। बजट हमारे पास आ चुका है और बजट में बहुत सारे चेंजेस हमारे लाए गए हैं। इनकम टैक्स एक्ट में बहुत सारे चेंजेस लाए गए हैं। न्यू टैक्स रिजीम को और अट्रैक्टिव बनाया गया है, जिसमें बात की गई है कि अगर आपकी जो है इनकम जो है 7 लाख रुपीस तक है, तो आपको कोई भी गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं करना है और उसके जो है टैक्स स्लैब को भी चेंज कर दिया गया है। इनकम टैक्स में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे जीएसटी को लेके चेंजेस आए गए हैं, उसमें आज हम बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, जो हमारे इनकम टैक्स में जितने भी सेक्शंस को अमेंड किया गया है वो हमारे एप्लीकेबल होने वाले हैं फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 से। लेकिन जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज के टैक्स में सेक्शंस में जो भी अमेंडमेंट लाने की बात की गई है, उनके रिगार्डिंग रिस्पेक्टिव नोटिफिकेशन आएगी, तभी से वो एप्लीकेबल माने जाएंगे। बहुत लंबा चौड़ा ये हमारा फाइनेंस बिल आया है। डिस्कस करते हैं हमारे सेक्शंस को। देखिए यहाँ पर लिख दिया गया है कि ये दिस मे बी कॉल्ड फाइनेंस एक्ट 2023 as save as otherwise provided in the section 2 to 122 shall come into the force from first day of April 2023 से ये एप्लीकेबल होने वाले हैं। जो जीएसटी के जो हमारे सेक्शंस को अमेंड करने की बात है वो उनके रिस्पेक्टिव नोटिफिकेशन आएगी। ऑल्दो जो हमारे फाइनेंस बिल में सेक्शंस को अमेंड करने की बात है वो ऑलरेडी जीएसटी काउंसिल में हमारे ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे क्या क्या चेंजेस आए हैं, कौन कौन से जो है चेंजेस लाए गए हैं हमारे इसमें। देखिए सेक्शन नंबर जो है 123 ऑफ फाइनेंस बिल के इंडायरेक्ट टैक्सेस स्टार्ट हो जाते हैं। इनके रिगार्डिंग रिस्पेक्टिव नोटिफिकेशन आएगी, तभी से ही एप्लीकेबल होंगे। अभी बात करते हैं हमारे गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट की। यहाँ देखिए सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, सेक्शन है 128 एज पर फाइनेंस बिल, और सीजीएसटी का बात करता है अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 10 में। सेक्शन 10 में अमेंडमेंट किया गया है। अब सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 10 ऑफ सीजीएसटी एक्ट हमें क्या कहता है। पहले मैं सेक्शन 10 की तरफ आपको ले जाती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर सीबीएसई के साइट पे एक्ट जो है खोले हुए हैं। यहाँ पे सेक्शन 10 बात करता है कंपोजिशन लेवी की, जो हमारे छोटे टैक्सेयर पर्सन है उसकी बात करता है। हमारी जो जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी उसमें कहा गया था कि अब जो है कंपोजिशन टैक्सेयर पर्सन जो है थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर अपनी जो है इंटरेस्ट रेट सप्लाई कर पाएंगे, तो उसी को इसमें कहा गया है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारे सेक्शन 2 में सेक्शन 10 के सबसेक्शन 2 में क्लोज ए में जहां पर हमारे गुड्स की बात की गई थी वहां से उसको रिमूव कर दिया गया है, और 2A में भी जो है गुड्स को रिमूव कर दिया गया है। यानी कि अब आप थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर भी अपना जो है गुड्स सप्लाई कर सकते हैं, गुड्स की सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन केवल गुड्स की सप्लाई सर्विसेज को नहीं हटाया गया है और केवल इंट्रा स्टेट सप्लाई ही कर पाएंगे, यानी कि विद इन द स्टेट ही कर पाएंगे, आउटर नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो अमेंडमेंट लाया गया है। हमारा नेक्स्ट अमेंडमेंट लाया गया है सेक्शन 16 में। सेक्शन 16 में अमेंड लाया गया। सेक्शन 16 ऑफ सीजीएसटी किसके बारे में बात करता है, हमारी बात करता है एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस के बारे में। इसके सेक्शन 16 के सबसेक्शन 2 के प्रोविजो में चेंज लाया गया है। सेक्शन 2 के प्रोविजो में क्या कहा गया है, यहाँ पर पहले वर्ड इंसर्ट था in the second proviso for the word added to his output tax liability along with interest thereon, the word and figure paid by him along with interest and payable under section 50 shall be substituted। यहाँ देखिए मैं आपको दिखाती हूँ सेक्शन 16 में हमें प्रोविजो में क्या कहा गया है। सेक्शन 16 के प्रोविजो में पहले लिखा हुआ था कि आपको जो है रिवर्सल करना होता है, यानी कि 180 डेज में अगर आपके रेसिपिएंट ने जिसको आपने गुड्स दिया तो उसने पेमेंट नहीं किया आपके सप्लायर ने, तो आपको जो है इनपुट अपना रिवर्सल करना होता है 180 डेज के अंदर। तो उसकी में यहाँ पर जो पहले बात की गई थी कि आपके वो आउटपुट टैक्स लायबिलिटीज में ऐड ऑन हो जाएंगे और विद इंटरेस्ट आपको पे करना है, लेकिन 3B में ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं था। अब उन्होंने यहाँ पर जो है आउटपुट टैक्स लायबिलिटीज को हटाकर क्या कर दिया गया है, पेड बाय हिम ऐड ऑन कर दिया गया है। मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर
देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है provided further that a recipient fails to pay the supplier to goods and services or both other than the supplier on which the tax is payable on reverse charge basis the amount towards the value of supply along with tax payable thereon within the period of 180 days from the date of issue of invoice by the supplier or an amount equal to input tax credit availed by the recipient shall be added into his output tax liability along with the interest thereon in such manner as may be prescribed. तो 3B में प्रॉपर ऐसा नहीं था, तो अब उन्होंने यहाँ पर आउटपुट टैक्स लायबिलिटीज को हटाकर क्या कर दिया गया है, पेड बाय हिम यहाँ पर एड ऑन कर दिया गया है। यहाँ पे क्या कर दिया गया है, पेड बाय हिम अलोंग विद इंटरेस्ट। ठीक है, और इसके लिए हमारा जो रूल नया इंसर्ट किया गया है 37A, जिसमें हमें अगर आपकी सारी पेमेंट नहीं हुई है, केवल आपका जो प्रोपोर्शनल अमाउंट बचा हुआ है उस पर ही आपको जो है रिवर्सल या पेमेंट करना है। लास्ट में इनके थर्ड प्रोविजो में इन्होंने चेंज किया है। इन द थर्ड प्रोविजो आफ्टर द वर्ड मेड बाय हिम द वर्ड टू द सप्लायर शैल बी इंसर्टेड। आई होप फ्रेंड्स ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चेंज हम देखने वाले हैं सेक्शन 17। सेक्शन 17 हमारे ब्लॉक क्रेडिट के बारे में बात करता है, अपॉर्चमेंट एंड ब्लॉक क्रेडिट के बारे में। उसमें थोड़ा सा चेंज लाया गया है जो हमारी एक्टिविटीज फॉलो करती हैं शेड्यूल 3 में। शेड्यूल 3 में इन्होंने थोड़ा सा उसको चेंज किया है। In subsection 3, in the explanation for the word figure except those specified in paragraph 5 of the said schedule, the following shall be substituted. यहाँ पे क्या add on कर देंगे, except the value of activities or transactions specified in paragraph 5 of the schedule 3 में जो paragraph 5 में activities दी हैं उनके अलावा the value of such activities or transaction as specified in respect of clause A of para 8 of the schedule. अब इन्होंने सबसेक्शन 5 जो हमें बात करता है उसमें भी इन्होंने एक F1 को क्लॉज को एंटर किया है, इंसर्ट किया है। इसमें कहा गया है गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ रिसीव बाय द टैक्सेबल पर्सन व्हिच आर यूज्ड टू इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर एक्टिविटीज रिलेटेड टू ऑब्लिगेशन अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी रिस्पांसिबिलिटी रेफर्ड इन सेक्शन 135 कंपनीज एक्ट। यानी कि कोई आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी रिस्पांसिबिलिटी ली है, अगर आपने कुछ ऐसा डोनेशन किया है तो वो डोनेशन के अगेंस्ट आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। जैसे कि आपको चैरिटी करने के लिए कोई गुड्स लेते हैं तो आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते। नेक्स्ट जो चेंज की बात की है, सेक्शन 23। सेक्शन 23 हमारा रजिस्ट्रेशन की बात करता है कि आप के ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है कि आप रजिस्ट्रेशन ले। सेक्शन 22 बात करता है कि अगर आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो गई है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना है। सेक्शन 24 बात करता है कि आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना है। सेक्शन 23 बात करता है कि आपको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी नहीं है। तो इसमें चेंज किया गया है, इसके स्टार्टिंग लाइंस को चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर क्या है मेंशन किया गया है, For Section 23 of Central Goods and Services Tax Act, the following section shall be substituted and shall be deemed to have substituted with effect from first day of July 2017, यानी रेट्रोस्पेक्टिव डेट से इसको चेंज किया जाएगा। इसमें क्या स्टार्टिंग कर दी है, यहाँ पे देखिए सेक्शन 23 बात करता है पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर स्टार्टिंग कर दी गई है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कंट्रोरी कंटेक्ट इन दिस सेक्शन 1 और सेक्शन 22 एंड सेक्शन 24। नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब होता है हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप भाड़ में जाओ, यानी जो सेक्शन 22 कह रहा है या सेक्शन 24 कह रहा है आप भाड़ में जाओ, जो मैं कह रहा हूँ वो माना जाएगा, यानी कि सेक्शन में माना जाएगा। द पर्सन आर नॉट लायबल टू फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी कौन से पर्सन रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं है, any person engaged exclusively in the business of supplying goods and services or both that are not liable to tax and wholly exempt from tax under this act or under integrated goods and services act। अगर आपके जो गुड्स जिसमें आप डील करते हैं वो होली एग्जाम्प्ट है तो आपको आप लाइबल नहीं हो रजिस्ट्रेशन के लिए। एंड एग्रीकल्चरिस्ट टू एक्सटेंड द सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस एंड कल्टीवेशन ऑफ लैंड, और जो गवर्नमेंट रिकमेंड करेगी उसके लिए भी ये सेक्शन 23 एप्लीकेबल उस पर हो सकता है। अब बात करते हैं मेजर जो चेंज किया गया है, अब रिटर्न्स में चेंज किया गया है। बहुत सारे पर्सन क्या करते हैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन तो ले लेते हैं लेकिन काफी लंबे टाइम तक अपने रिटर्न्स को फाइल नहीं करते हैं। अब गवर्नमेंट ने पहले कोई स्पेसिफाई नहीं था कि आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया कि तो आपको कितने टाइम पीरियड तक के लिए कहा जाएगा कि आप रिटर्न नहीं भरते तो चलेगा, लेकिन पहले टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं थी। अब इन्होंने सेक्शन में टाइम लिमिट को प्रिस्क्राइब कर दिया है। ऐसा नहीं कि आप रजिस्ट्रेशन ले और भूल जाए, नहीं, आपको रिटर्न इतने टाइम पीरियड तक अपना भरना ही होगा।
Amendment of Section 37. In Section 37 of Central Goods and Services Tax Act, after subsection 4 the following section shall be inserted. यानी subsection 5 को add on कर दिया गया है. A registered person shall not be allowed to furnish the detail of outward supply under subsection 1 for the tax period after the expiry of 3 years from the due date of furnishing of the said details. और यहाँ पर गवर्नमेंट ने अपने पास पावर रखी है, अगर वो चाहे तो इस रिस्ट्रिक्शंस को हटा भी सकती है कि इस टैक्स पेयर को पर ये टाइम लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती हैं. एज पर सेम जो चेंजेस आए हैं हमारे सेक्शन 39 में भी आए हैं. सेक्शन 39 हमारा 3B की बात करता है. 3B में भी इन्होंने कह दिया है कि रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू फर्निश अ रिटर्न फॉर द टैक्स पीरियड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द सैड रिटर्न. अगेन गवर्नमेंट ने अपने पास पावर रख ली है. यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है प्रोवाइडेड दैट द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शंस एज मे बी स्पेसिफाइड देयरइन allow a registered person of a class of registered person to furnish the return of the said tax period after the expiry of the said period of 3 years for the due date furnishing the said return. सेम एज चेंजेस हमारे एनुअल रिटर्न के लिए भी आए हैं और टीडीएस के रिटर्न्स के लिए भी हमारे ये जो है रूल को चेंज किया गया, सेक्शन को अमेंड किया गया. सेक्शन 52 में भी सेम चेंजेस आए हैं एंड सेक्शन 44 में भी जो हमारे चेंजेस आए हैं जो हमारी एनुअल रिटर्न के बारे में बात करता है. यहाँ पर भी देखिए यहाँ लिख दिया रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू फर्निश एन एनुअल रिटर्न अंडर सबसेक्शन 1 फॉर द फाइनेंशियल ईयर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 3 years फ्रॉम द ड्यू डेट और द फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न. सेम एज प्रोविजो में गवर्नमेंट ने अपने पास पावर भी रख ली है, अगर वो चाहे तो भी किसी भी क्लास को कह सकती है कि आप रिटर्न डाल सकते हैं. सेक्शन 52 में भी सेम चेंजेस आए हैं. द सबसेक्शन 14 के बाद 15 को इंसर्ट किया गया है जिसमें कहा गया है द ऑपरेटर शैल नॉट बी अलाउड टू फर्निश द स्टेटमेंट अंडर सबसेक्शन 4 आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द 3 years फॉर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द सैड स्टेटमेंट. और अगेन उसने अपने पास पावर रख ली है. अब बात करते हैं सेक्शन 54 की. सेक्शन 54 और सीजीएसटी एक्ट बात करता है हमारे रिफंड्स की. रिफंड्स में यहाँ पर इन्होंने क्या सबसेक्शन 3 में सबसेक्शन 6 में इन्होंने कुछ वर्ड्स को ओमिट किया है. इन सेक्शन 54 ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट इन सबसेक्शन 6 द वर्ड एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रोविजनली एक्सेप्टेड शैल बी ओमिट. अब नेक्स्ट में बात करते हैं हमारे हाँ जी. अब नेक्स्ट में हमने बात करी अमेंडमेंट जो सेक्शन 54 में लाया गया रिफंड के. अब नेक्स्ट चेंज जो लाया गया है अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 56. सेक्शन 56 में बात करता है कि अगर आपका जो रिफंड है डिले हो गया है तो उसके आपको रिफंड इंटरेस्ट मिलता है, उसके ऊपर इन्होंने जो है चेंज किया है. यहाँ पे क्या बात की है इन सेक्शन 56 ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट from the date of immediate after the expiry of 60 days from the date of receipt of application under this subsection till the date of refund of such tax, the word for the period of delay beyond 60 days from the date of receipt of such application till the date of refund of such taxes to be computed in such manner as may be prescribed. तो यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा इसमें चेंज लाया है. अब बात करते हैं हमारे सेक्शन जो है 122 में अमेंड किया गया है. अब सेक्शन 122 हमें कहता क्या है पहले वो देखते हैं. देखिए यहाँ पर मैंने सेक्शन 122 हम देख लेते हैं. देखिए सेक्शन 122 हमें बात करता है पेनल्टी फॉर सर्टेन ऑफेंसेस, यानी कि अगर आपसे कुछ गलती हो गई, ऑफेंस हो गया है, आपने कुछ लॉ वायलेट कर दिया है तो आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है. सेक्शन 122 इसके बारे में बात करता है. अब इसमें क्या फर्दर चेंजेस किए गए हैं वो देखते हैं. यहाँ पर बात करें इन सेक्शन 122 ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट सब सेक्शन 1A को इंसर्ट किया जाएगा. 1A के बाद 1B. यहाँ पे कहा गया एनी इलेक्ट्रॉनिक्स ऑपरेटर हु, अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटर से कोई गलती हो गई है तो उसके ऊपर क्या लग सकता है. अलाउ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ थ्रू इट्स
by an unregistered person other than a exempt supply from the registration by notification issued under this act to make such supply. Allow interstate supply to goods and services or both by it person is not eligible to make interstate supply. यानी कि कोई कंपोजिशन टैक्स पर्सन को अलाउ नहीं है कि वो इंटरस्टेट सप्लाई करे और उसने कर दी तो किस पे ये पेनल्टी लगने वाली है, ई कॉमर्स ऑपरेटर को ये पेनल्टी देनी होगी. Fails to furnish the correct detail or in the statement to be furnished under subsection 4 as per section 52 or any outward goods supply of goods affected through it by a person exempt from obtaining the registration. अगर उन्होंने कुछ डिटेल ऐसे स्किप कर दी जो एग्जाम थे रजिस्ट्रेशन लेने के लिए तो वो उन्होंने डेट जो है डिटेल फर्निश नहीं करी है तो भी वो पनिशेबल एक्ट हो जाएगा और उनको जो है पेनल्टी देना होगा. क्या पेनल्टी बन सकती है? Shall be liable to pay a penalty of 10,000 rupees or an amount equivalent to the amount of tax involved had such supply been made by the registered person other than a person paying tax under section 10 whichever is higher. तो अब अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं तो आपके ऊपर ये पेनल्टी इंपोज हो सकती हैं तो आप केयरफुली डील कीजिए. जो भी आपके अगर कुछ ऐसे हैं आपके प्रोफेशनल्स या कोई क्लाइंट्स हैं आपके जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं तो उनको आप ये गाइडलाइन जरूर कीजिएगा कि 122 की भी इनके ऊपर पेनल्टी इंपोज हो सकती है. अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 132 में भी अमेंडमेंट लाया गया है. पहले 132 को देखते हैं. 132 क्या है हमारा? 132 बात करता है पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंस की बात करता है. पनिशमेंट फॉर वहां पे पेनल्टी की बात की गई थी और यहाँ पे बात की गई पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंस. आपको जो है पनिशमेंट भी दी जा सकती है. तो यहाँ पर क्या है, ये क्लोज को जो है कुछ क्लोजेस को ओमिट किया गया है. यहाँ पर ये प्लेन रीडिंग से आपको समझ में आ जाए कौन कौन से इनके जो है ओमिट किए गए हैं. अब बात करते हैं अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 138. 138 में भी कुछ जो है को इंसर्ट किया गया है और कुछ क्लोजेस को जो है ओमिट कर दिया गया है. सेक्शन 138 को देखते हैं पहले. 138 क्या बात करता है हमारा? कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस की बात करता है हमारा. इसमें भी कुछ सेक्शंस को जो है हमारे ओमिट कर दिया गया है और कुछ सेक्शन इंसर्ट कर दिए गए हैं. इन सेक्शन 138 ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट इन सबसेक्शन 1 द फर्स्ट प्रोविजो shall be substituted यानी 1A को इंसर्ट किया गया है. person who has been allowed to compound once in respect of such offense specified in clause A to F H I J and 7 and subsection 1 of 132 तो वो आपके जो है डी को ओमिट कर दिया गया है. यहाँ पे से बी को ओमिट कर दिया गया है. क्लॉज 3 कॉलम नंबर 3 में से सी के बाद ये को थोड़ा सा इसमें चेंज किया गया है. A person has been accused to committing a offense under section this and this और क्लोज हमारे 4 के ई पार्ट को जो है ओमिट कर दिया गया है. और क्या इस पे पेनल्टी लग सकती है? The 10,000 rupees or 50% of the tax involved whichever is higher and maximum amount of not being less than 30,000 rupees or 150% of the tax whichever is higher and towards the 25% of the tax involved in the maximum amount. यानी कंपाउंडिंग क्या होता है, यानी कि हमसे कोई हमारा टैक्स कई बार फ्रॉड के इंटेंशन से करते हैं तो क्या कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हमसे पेनल्टी ले लेंगे, हमें अरेस्ट तो नहीं करेंगे. तो इस केस में जो है आपकी पेनल्टी ये रेशो में लग सकती है. कंपाउंडिंग हो सकती है आपकी. अब सेक्शन न्यू सेक्शन को इंसर्ट किया गया है. 58(1) को इंसर्ट किया गया है. इसमें क्या कहा गया है? 58(1) यहाँ पे कंसेंट बेस्ड शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय द टैक्सेबल पर्सन, यानी कि आपने जो अपनी डिटेल्स जीएसटी 3B में 1 में आपने जो शेयर की है वो आगे उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं. जैसे कई आईटी डिपार्टमेंट कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो आपके ऊपर इंक्वायरी करते हैं या कोई फ्रॉड करते हैं या आपके पास कुछ सम्मन भेजना होता है तो उनके पास भी आपकी इंक्वायरी जो आपने डाटा शेयर किया वो फॉरवर्ड हो सकता है. तो इसको 158A को इंसर्ट किया जाएगा. Notwithstanding anything contained in section 133, 152 and 158 the following detail
furnished by the registered person subject to the provision of subsection 2, the recommendation of the council be shared by the common portal with such other system as may be notified by the government. कौन कौन सी डिटेल आपकी दी जाएगी? पर्टिकुलर फर्निश इन एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एज पर, अगर आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो उसमें जो आपने रिटर्न्स फाइल किया एज पर सेक्शन 39 और सेक्शन 44 यानी कि अन्य रिटर्न में जो आपने डिटेल्स फाइल की है या आपने जो 3B में रिटर्न डिटेल्स फाइल की है वो आगे फॉरवर्ड होगी. द पर्टिकुलर अपलोडेड ऑन द कॉमन पोर्टल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इनवॉइस, द डिटेल ऑफ outwards detail furnished by under section 37, the particular uploaded on the common portal for generation of documents under section 68, and such other details may be prescribed. और इसका क्या रहेगा? सेक्शन 2 में क्या एंटर किया जाएगा? फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग द डिटेल अंडर सेक्शन 1 द कंसेंट शैल बी ऑब्टेन्ड बाय द सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ डिटेल फर्निश्ड, जो हमने क्लोजेस पढ़े उसके अकॉर्डिंग, और द रेसिपिएंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच फर्निश्ड अंडर सेक्शन बी, section 1 under section C, whereas only the detail including identity information of the recipient. और इसके लिए रिगार्डिंग द न्यू रूल्स भी लाए जाएंगे. लास्ट में इन्होंने कहा है नॉट बी स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, नो एक्शन shall lie against the same government of the common portal with respect to any liability arising consequent on information shared under this section shall be no impact on the liability to tax pay on the relevant supply as per the relevant return. अब लास्ट हम देखने वाले हैं इसमें जो हमारे शेड्यूल 3 में इसमें पैरे की बात की गई थी वो हमारे रेट्रोस्पेक्टिव डेट से जो है चेंज हो जाएंगे. और नो रिफंड शैल बी मेड अवेलेबल ऑल टैक्स विच हैज बीन कलेक्टेड बट विच शुड नॉट हैव, नो रिफंड शैल बी मेड ऑफ ऑल द टैक्स which shall been collected but which shall not have been so collected had been section 1 to material in such act. तो इसमें सब ये डाल दिया गया है. इंटरडेटेड टैक्स में भी जो हमारे जो चेंजेस आए हैं इसकी जो डेफिनेशन है हमारी अमेंडमेंट इन सेक्शन 2 की डेफिनेशन में कुछ चेंजेस लाए गए हैं वो यहाँ पर जो है चेंजेस लाए गए हैं. क्लोज 16 में लाया गया है जहाँ पे non-taxable online recipient means any unregistered person receiving only online information and database access and readable services located in taxable territory. यहाँ पर जो है इनकी explanation दी गई है कि unregistered person कौन है. For the purpose of this clause, the expression unregistered person include a person registered solely in term of clause 6 of section 24 of Central Goods and Services Act. और यहाँ पर जो है क्लोज 17 में एसेंशियल ऑटोमेटेड एंड इन्वॉल्विंग मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन शैल बी ओमिट. यहाँ सेक्शन जो क्लोज 17 है उसमें से इसको ओमिट कर दिया गया है. अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 12, सेक्शन 12 में अमेंड किया गया है. सेक्शन 12 के सेक्शन 8 को जो है ओमिट कर दिया गया है. आई होप फ्रेंड्स ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर करी जो फाइनेंस बिल की है वो आपको समझ में आई होगी. कहीं ना कहीं हम ऑलरेडी जीएसटी काउंसिल में प्रेस रिलीज में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और ये अब हमारी फाइनली जो है हमारे एक्ट में इंक्लूड कर दी जाएगी. ये अभी हमारे सेक्शंस में नहीं डाले गए हैं. जब इसके रिगार्डिंग कोई फर्दर नोटिफिकेशन आएगी उसके बाद ये जो है हमारे सेक्शंस में डाले जाएंगे और उसके बाद ये जो है हमारे इम्प्लीमेंट होंगे. फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, वीडियो कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग मी.